हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ-IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों 2024 से लेके 2013 तक के जो मेंस के PYQs वो हम डिस्कस कर रहे हैं। 2024 और 2023 के PYQ हमारे कंप्लीटली डिस्कस हो चुके हैं पॉलिटी के। यदि आप क्लास में नए हैं तो आप पुरानी क्लासेस को जाके सुन सकते हैं। इसके साथ ही एक फ्री सजेशन जो मैं हर क्लास में देती हूँ कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये आप सुनिए, समझिए और स्वयं से लिखने का प्रयास कीजिए, तब जाके आपको लाभ होगा निश्चित तौर पे, और मुख्य परीक्षा में आप काफी बेहतर कर पाएंगे। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। 2022 के क्वेश्चंस अभी हमारे चल रहे हैं। तो प्रश्न आपके सामने बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आया कि सांविधिक निकाय से संवैधानिक निकाय में परिवर्तन के मद्देनजर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की भूमिका पर चर्चा करें। यानी सीधा सा क्वेश्चन है, जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है वो सांविधिक से संवैधानिक बना तो क्या क्या भूमिका है, क्या क्या कार्य है ना। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका यदि मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो सबसे पहले हमें भूमिका यानी कि परिचय देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम NCBC के सीधे कार्यों पे आ जाएंगे और फाइनली हमें निष्कर्ष बताना पड़ेगा। निष्कर्ष में हम क्लियरली ये बताएंगे कि भाई निश्चित तौर पे संवैधानिक दर्जा दिया गया, इससे जो पिछड़े वर्ग आयोग हैं उनके कल्याणकारी जो मुद्दे हैं उनको बेहतर तरीके से संबोधित किया जा सके। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं परिचय से। तो परिचय में हम सीधे तौर पे बता देंगे कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भारत में पिछड़े वर्ग के अधिकारों, उनके हितों की रक्षा और सुरक्षा के लिए स्थापित एक सरकारी निकाय है। यानी जितने भी पिछड़े वर्ग हैं हमारे देश में, उनकी सुरक्षा के, उनके हितों के संरक्षण के लिए एक सरकारी निकाय है। शुरू में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के माध्यम से इसका गठन किया गया था। यानी ये शुरुआत में एक सांविधिक निकाय था, लेकिन 2018 में 102वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा दे दिया गया और अलग से एक आर्टिकल 338B के तहत NCBC को संवैधानिक आयोग बना दिया गया। तो सिंपल परिचय। अब उसके बाद सीधा हम बता देंगे कि जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है उसकी क्या क्या भूमिका यानी क्या क्या कार्य हैं। तो सबसे पहला कार्य है पिछड़े वर्ग की जो सूची है उसमें जातियों और समुदायों को शामिल करने और बाहर करने की सिफारिश। ध्यान रखिएगा, ये जो NCBC है इसके पास अब अन्य पिछड़ा वर्ग की केंद्रीय सूची में शामिल करने के लिए भारत के राष्ट्रपति को पिछड़े वर्ग की सूची में जातियों और समुदायों को शामिल करने और बाहर करने की सिफारिश करने की शक्ति दी गई है। यानी कौन कौन सी जातियां पिछड़े वर्ग की केंद्रीय सूची में शामिल होनी चाहिए, कौन सी बाहर होनी चाहिए, उसके संदर्भ में सिफारिशें करने की शक्ति है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की राष्ट्रपति। दूसरा इनका बेसिकली काम है भेदभावों की शिकायत की जांच और पड़ताल। यानी कि जितने भी पिछड़े वर्ग हैं उनके खिलाफ जितनी भी शिकायतें हैं भेदभाव की, उनकी जांच करने की, पूछताछ करने की इनकी शक्ति है। ये अपनी पहल पर या किसी व्यक्ति या संगठनों से प्राप्त शिकायतों के आधार पर जांच कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, उदाहरण के तौर पे 2020 में NCBC ने तमिलनाडु के कॉलेज में पिछड़े वर्ग के खिलाफ भेदभाव की शिकायत की जांच की थी। यानी पिछड़े वर्ग के खिलाफ शिकायतों की जांच करना, पूछताछ करना, ये भी काम है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का। इसके साथ ही सिविल कोर्ट की शक्तियां, जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है इसको सिविल कोर्ट की शक्तियां हैं। यानी कि इन्हें किसी भी व्यक्ति को बुलाने, उनकी उपस्थिति को सुनिश्चित करने और उसकी जांच करने के उद्देश्य से सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त हैं। यह सुनिश्चित करता है कि NCBC के पास प्रभावी ढंग से जांच और पूछताछ करने के लिए आवश्यक शक्तियां हों, है ना। तो सिविल कोर्ट की शक्तियां इन्हें हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि जितने भी आयोग हैं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, अनुसूचित जाति, जनजाति, इन आयोगों की शक्तियां लगभग एक समान है। बस पिछड़ा वर्ग आयोग किसके हित के लिए काम करेगा? पिछड़े वर्ग के लिए। SC आयोग SC के लिए, ST आयोग ST के लिए, ठीक है। तो सिविल कोर्ट की शक्तियां हैं। अगला नीतियों और योजनाओं की समीक्षा और निगरानी। OBC के लिए
पिछड़े वर्ग के लिए जितनी भी कल्याण और विकास के लिए बनाई गई नीतियां हैं, योजनाएं हैं, उनके क्रियान्वयन की समीक्षा करता है, निगरानी करने का अधिकार है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि नीतियों और जो योजनाएं हैं उनका प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन हो और पिछड़े वर्ग को उसका लाभ मिले। यानी नीतियों की निगरानी और समीक्षा करने का अधिकार भी है पिछड़े वर्ग आयोग को। साथ ही संसद में प्रतिनिधित्व यानी संवैधानिक निकाय के तौर पे एनसीबीसी को अब संसद में अपना प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि संसद में पिछड़े वर्गों की आवाज सुनी जाए और नीतियां बनाते समय पिछड़े वर्गों के मुद्दों को भी ध्यान में रखा जाए। साथ ही सरकार को समय समय पे सलाह देने का भी काम करता है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। विशेष तौर पे पिछड़े वर्गों के कल्याण और विकास से संबंधित नीतियों पर सरकार को समय समय पे सलाह देने का काम किया जाता है और यह पिछड़े वर्गों द्वारा अनुभव की जाने वाली किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए सरकार को समय समय पे सुझाव भी देता है, यानी सलाह भी देता है। साथ ही राज्य आयोगों से बातचीत, ये जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग होता है ये राज्य स्तरीय आयोगों के साथ बातचीत और समन्वय करने का भी अधिकार रखता है, यहाँ तक कि उनके कर्तव्यों के पालन में उनकी सहायता भी करता है। ध्यान रखिएगा, इससे यह सुनिश्चित होता है कि राज्य स्तर पे भी जो पिछड़े वर्ग हैं उनके अधिकारों, उनके हितों का संरक्षण हो, संवर्धन हो। तो राज्य आयोगों के साथ बातचीत करना, समन्वय करना भी ये एनसीबीसी का अधिकार है। इसके साथ ही वार्षिक रिपोर्ट पेश करना, जो एनसीबीसी हैं ये पिछड़े वर्गों की स्थिति पर प्रति वर्ष राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रदान करते हैं और फिर राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के समक्ष रखवाते हैं। ध्यान रखिएगा, ये रिपोर्ट फिर संसद के समक्ष रखी जाती है। इससे आयोग की गतिविधियों की पारदर्शिता और जवाबदेहिता सुनिश्चित होती है। साथ ही वित्त पोषण, संवैधानिक आयोग के तौर पे जो एनसीबीसी है इसका वित्त पोषण केंद्र सरकार के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है और ये वित्त पोषण ही सुनिश्चित करता है कि आयोग के पास अपने कार्यों को पूरा करने के लिए, जांच पूछताछ करने के लिए आवश्यक संसाधन हो। यानी कुल मिला के जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के कार्य हैं, भूमिका है, वो हमने बता दिए। और फाइनली हम निष्कर्ष में बता देंगे कि निष्कर्ष के तौर पे एनसीबीसी एक वैधानिक निकाय से संवैधानिक निकाय में परिवर्तन ने भारत में पिछड़े वर्गों के अधिकार और हितों के रक्षा सुरक्षा में इसकी भूमिका को काफी मजबूत बना दिया है। इसने आयोग को यह सुनिश्चित करने के लिए और अधिक शक्ति और अधिकार दिए हैं कि पिछड़े वर्गों का सही प्रतिनिधित्व हो, उनके साथ भेदभाव ना हो और किसी भी प्रकार के मुद्दे को बेहतर तरीके से संबोधित किया जा सके। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। जब आप आयोग पढ़ते हैं तो आप देखोगे कि लगभग सभी आयोगों की यही शक्तियां होती हैं। जैसा कि मैंने बताया, पर्टिकुलर कोई आयोग उस विशेष वर्ग के लिए काम करता है, लेकिन चाहे सिविल कोर्ट की शक्तियां हो, चाहे जांच करने की शक्ति हो, सलाह देने की शक्ति हो, है ना, प्रतिवर्ष रिपोर्ट पेश करने की शक्ति हो, इसके साथ ही उस वर्ग में किन जातियों को शामिल किया जाए, किनको बाहर किया जाए, इसके संदर्भ में सुझाव देने की शक्ति हो, ये सारी की सारी शक्तियां लगभग हर एक आयोग को होती हैं। तो सिंपल क्वेश्चन था। एक बार फिर से क्वेश्चन पे आइए। ये क्वेश्चन उस समय करंट में भी था क्योंकि लगभग 2-3 वर्ष पहले ही ये संवैधानिक आयोग बना था, तो सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया गया है ना। तो यूपीएससी में ये नहीं है कि हमेशा भयंकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चन की बिल्कुल नेचुरल डिमांड होती है कि क्वेश्चन की डिमांड को समझ लिया और लिख दिया। अब यदि मैं दूसरे स्तर के क्वेश्चंस की बात करूं तो ये क्वेश्चन भी 2022 में ही पूछा गया। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, क्वेश्चन पे आए उससे पहले, यदि आप 2025 में यूपीएससी का अटेम्प्ट देने जा रहे हैं तो आप हमारे सक्सेस इन प्रीलिम्स SIP प्रोग्राम से जरूर जुड़िए। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें बेसिकली पीटी से रिलेटेड पूरी की पूरी प्रिपरेशन कराई जाएगी। आपका करंट अफेयर्स, कृषि रिलेटेड इशू, बजट सर्वे, बजट इकोनॉमिक सर्वे, सब कुछ इसमें इंक्लूड है और सारे सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड हैं। देर किस बात की, अभी न्यू ईयर सेल चल रही है, 31 दिसंबर तक ये वैलिड है। फटाफट जाइए स्टडी IQ की ऐप वेबसाइट पे या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, उस लिंक पे जाना है, कोड यूज करना है कोड यूज करना है LD लाइव कोड के साथ ये बैच फिलहाल आपको मात्र 4,999 का मिल जाएगा।
यदि आप 2026 या 27 में यूपीएससी का अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे P2I प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू बैच से जरूर जुड़िए। 2026 वाले स्टूडेंट्स मात्र 26,999 में, 27 वाले स्टूडेंट 32,999 में हैं। 3 साल की वैलिडिटी होगी 27 वाले स्टूडेंट के लिए। LD लाइव कोड का प्रयोग करना है। न्यू ईयर सेल है, 31 दिसंबर तक ही वैलिड है। इसके साथ ही आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल ललिता दहिया अकेडमी, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहले इस क्वेश्चन को टुकड़ों में तोड़ा जाएगा। कई बच्चों ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम पढ़ा और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम पढ़ के वो और क्वेश्चन देखा तो खुश हो गए, है ना, और कुछ भी लिख के आ गए, नंबर नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन की डिमांड को समझना जरूरी है। आपसे क्या पूछा जा रहा है उसका ही आंसर दे, अनर्गल बातें नहीं बतानी। चलिए फटाफट क्वेश्चन की डिमांड को समझे। तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्य के चुनाव से उत्पन्न विवादों का निपटारा करने की प्रक्रियाओं पर चर्चा करें। पहला क्वेश्चन क्या पूछ लिया कि ये जो आरपीए एक्ट है 1951 का, इसमें संसद तथा राज्य विधानमंडल के सदस्यों के चुनाव से उत्पन्न विवादों का, अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निपटारा करने की प्रक्रिया क्या है ना, तो प्रोसेस बतानी है। सेकंड, वो कौन से आधार हैं जिन पर किसी निर्वाचित उम्मीदवार का जो चुनाव है वो शून्य घोषित किया जा सकता है, तो वो आधार बताने होंगे। और तीसरा पक्ष पूछा गया है कि निर्णय के विरुद्ध पीड़ित पक्ष के पास, यानी यदि किसी जनप्रतिनिधि के खिलाफ निर्णय दिया जाए तो ऐसे में उस जनप्रतिनिधि के पास क्या उपाय होंगे, थर्ड पार्ट। और फोर्थ इसमें पूछा गया है केस कानूनों का संदर्भ लें, यानी 1-2 वाद हमें बताने पड़ेंगे तभी जाके हमारा आंसर कंप्लीट माना जाएगा। यदि इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले भूमिका यानी परिचय, उसके बाद हमें क्लियरली बताना पड़ेगा कि चुनाव से उत्पन्न विवादों का निपटारा करने की प्रक्रिया क्या है, पहला पार्ट, ठीक है। दूसरा पार्ट आधार बताने पड़ेंगे, वो कौन कौन से आधार हैं जिन पर किसी भी चुनाव को निरस्त घोषित किया जा सकता है, शून्य घोषित किया जा सकता है। तीसरा, पीड़ित पक्ष के पास, जो पीड़ित पक्ष है उसके पास क्या उपाय हैं। और चौथा, हमें केस लॉज भी बताने पड़ेंगे। और फाइनली हमें निष्कर्ष लिखना पड़ेगा। इतने पार्ट तो पूछे गए हैं इस क्वेश्चन के, यदि इन पूछे गए पार्ट्स को हम नहीं लिखेंगे तो हमारा आंसर अधूरा माना जाएगा। तो चलिए फटाफट शुरू करें। यदि हम सबसे पहले भूमिका की बात करें तो भूमिका में हम बेसिक बातें बता देते हैं कि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 भारत में संसद का एक अधिनियम है जो संसद के सदस्यों, राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों के चुनाव कराने, उन सदस्यों की योग्यताओं और अयोग्यताओं, ऐसे चुनाव में भ्रष्ट आचरण क्या होगा उसके संदर्भ में अपराध क्या होंगे और उनसे संबंधित शंकाओं और विवादों के निर्णय के लिए प्रावधान करता है। यानी लोकतांत्रिक पृष्ठभूमि को मजबूत बनाने के लिए जो जनप्रतिनिधि अधिनियम है, चुनाव से संबंधित तमाम विषयों पे क्या क्या प्रावधान है उनकी बात करता है ना। तो बेसिक भूमिका हमने बता दी। उसके बाद फर्स्ट पार्ट क्या था, चुनाव से उत्पन्न विवादों का निर्णय लेने की प्रोसेस क्या होगी, है ना। तो सीधा फर्स्ट पार्ट पे आ जाएंगे। मान लीजिए कोई प्रतिनिधि के चुनाव को लेके संशय उत्पन्न होता है, किसी को डाउट है या किसी के पास फुल प्रूफ है, तो वो व्यक्ति क्या करेगा चुनौती देने के लिए, चुनाव विवाद पर निर्णय लेने की प्रोसेस की शुरुआत कैसे होगी। तो सबसे पहले चुनाव याचिका प्रस्तुत करना। कोई भी व्यक्ति जो निर्वाचित उम्मीदवार के चुनाव को चुनौती देना चाहता है, अधिनियम की धारा 81 के तहत चुनाव याचिका दायर कर सकता है, लेकिन ये चुनाव याचिका उसे 45 दिन यानी चुनाव की तारीख से 45 दिनों के भीतर ही दायर करनी चाहिए। इस तरीके की चुनाव याचिका हाई कोर्ट्स में दायर की जाती है। उसके बाद चुनाव याचिका की सुनवाई। उस अधिनियम की ये धारा वारा ज्यादा नहीं भी याद है तो भी बिल्कुल सिंपल चलेगा कि भाई चुनाव याचिका दाखिल कर दी, अब चुनाव याचिका की सुनवाई कौन करेगा। तो ध्यान रखिएगा, संबंधित हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित एक न्यायाधीश, जैसे मान लो यूपी विधानसभा का कोई मसला है, ऐसे में यूपी हाई कोर्ट के पास मामला गया तो यूपी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश किसी एक अन्य न्यायाधीश को नामित करेंगे जो इसकी सुनवाई करते हैं, और इस सुनवाई इस सुनवाई के आधार पे ही निर्णय होगा। उसके बाद चुनाव याचिका का निर्णय।
न्यायालय साक्ष्यों की जांच करेगा, पक्षों की सुनवाई करने के पश्चात चुनाव को वैध या अवैध घोषित कर सकता है। यदि न्यायालय को लगता है कि चुनाव अनुचित तरीके से कराया गया है तो अधिनियम की धारा 98 और 99 के तहत चुनाव को अमान्य घोषित कर सकता है या पुनः चुनाव का आदेश दे सकता है। ये जुडिशरी के पास पावर है। यदि न्यायालय को लगा कि भाई चुनाव अवैध तरीकों से हुआ है या किसी भी तरीके की धांधली है तो चुनाव को अवैध घोषित किया जा सकता है। तो प्रोसेस हमने बता दिया, यानी चुनाव याचिका दाखिल होगी, उसकी सुनवाई कौन करेगा और फाइनली निर्णय क्या आ सकता है। ठीक है, अब चलेंगे हम सेकंड पार्ट। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या था, वो आधार क्या है जिनके आधार पे किसी भी उम्मीदवार का निर्वाचन शुरू किया जा सकता है। तो इसके कुछ आधार दिए गए हैं, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले रिश्वतखोरी, अनुचित प्रभाव या भ्रष्ट आचरण, इनके आधार पे चुनाव शून्य घोषित हो सकता है। अवैधानिक व्यवहार करता है, चुनाव का लेखा जोखा नहीं देता है, चुनाव अभियान के दौरान वाहन, हथियार या मादक पदार्थों जैसी प्रतिबंधित वस्तुओं का उपयोग करता है, उसके फुल प्रूफ हैं। इसके साथ ही अधिनियम या उसके द्वारा बनाए गए नियमों के प्रावधान का अनुपालन ना करे, अधिनियम के जो प्रावधान है उनका उल्लंघन कर दे। चुनाव के समय संविधान या किसी भी कानून के द्वारा उम्मीदवार की अयोग्यता, फॉर एग्जाम्पल यदि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की आयु हो और कोई 24 वर्ष में ही चुनाव लड़े और किसी के पास फुल प्रूफ है, तो ऐसे में कानून का उल्लंघन किया है ना, संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन किया तो चुनाव शून्य घोषित हो सकता है। और साथ ही संविधान या जनप्रतिनिधि कानून के प्रावधानों के तहत यदि कोई उल्लंघन किया हो, जो आपका जनप्रतिनिधि अधिनियम है उसमें एक पूरी लिस्ट दी के 5, 7, 8, 10 एग्जाम्पल आप इसमें लिख सकते हो, तो इन आधारों पे चुनाव शून्य घोषित हो सकता है। तो सेकंड पिलर कंप्लीट हो गया कि कौन से आधार हैं जिन पे चुनाव शून्य घोषित हो सकता है। तीसरा पार्ट पूछा गया था इस क्वेश्चन में कि निर्णय के विरुद्ध पीड़ित पक्ष के पास क्या क्या उपाय हैं। मान लीजिए चुनाव को अवैध घोषित कर दिया हाई कोर्ट ने, तो अब ये जो पीड़ित पक्ष है, यानी ये जो चुना गया एमएलए या एमपी था, पीड़ित पक्ष, इसके पास क्या ऑप्शंस हैं। तो ध्यान रखिएगा, अधिनियम की धारा 116A के तहत पीड़ित पक्ष हाई कोर्ट या सुप्रीम, मतलब ये जो हाई कोर्ट है इसके निर्णय के विरुद्ध अपील दायर कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ कहां अपील होगी, तो हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ अपील दायर कर सकता है। अपील निर्णय की तिथि से, यानी जिस दिन निर्णय आया है उसकी तिथि से 30 दिन के भीतर ही दाखिल होनी चाहिए और इस अपील की सुनवाई कम से कम 2 न्यायाधीश द्वारा की जानी चाहिए। तो ये हो गया उसके पास क्या उपाय है, तो ये उपाय भी हमने बता दिया। अब चौथा पार्ट क्वेश्चन का पूछा था केस लॉज की सहायता से बताइए। तो इसमें एक महत्वपूर्ण केस लॉज है, इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण मामला है 1975 का। इसमें इस ऐतिहासिक मामले में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के चुनाव को भ्रष्ट आचरण के कारण रद्द घोषित कर दिया था। हालांकि फिर इस मामले के कारण 39वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें यह कह दिया गया कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, अध्यक्ष वगैरह के जो चुनाव हैं उन चुनाव को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, है ना। लेकिन ये काफी महत्वपूर्ण मामला है। उसके बाद मनोहर जोशी बनाम नितिन भाऊराव पाटिल 1996 का, इस मामले में भी सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि किसी चुनाव को तभी शून्य घोषित किया जा सकता है जब भ्रष्ट आचरण ने चुनाव परिणाम को भौतिक रूप से प्रभावित किया हो, यानी भ्रष्ट आचरण डायरेक्ट कनेक्टेड हो चुनाव परिणाम से, तब जाके अवैध घोषित किया जा सकता है। तो यहां तक आते आते आपके क्वेश्चन के चारों पिलर कंप्लीट हो गए। अब एक बार आप आइए, यानी प्रक्रिया बता दी हमने, आधार बता दिए, पीड़ित पक्ष के पास क्या उपाय हैं और केस कानून बता दिए। यहां आते आते आपके क्वेश्चन के हर एक पहलू की पूरी डिमांड हो गई और अब हम फाइनली निष्कर्ष बता देंगे कि निश्चित तौर पे जो जनप्रतिनिधि अधिनियम है ये लोकतंत्र का आधार है। विशेष तौर पे कैसे निपटारा होगा मुद्दों का, कौन कौन से आधार हैं, पीड़ित पक्ष के पास क्या ऑप्शंस हैं, इन सारी की सारी बातों की व्यवस्था जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में डिटेल से की गई है। और इस तरीके के अधिनियमों का संरक्षण किया जाना जरूरी है क्योंकि लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने का ये आधार स्तंभ है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन है। आपका होमवर्क यही है कि इन दोनों क्वेश्चन को आपने सुना, समझा, डिमांड को समझा, अब आपको खुद से लिखना है। और अगर कहीं पे नॉलेज का अभाव है, फॉर एग्जाम्पल आपको जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 नहीं पढ़ा है तो उसको एक बार अच्छे से पढ़ लो। आशा करती हूं कि ये जो सीरीज है
ये काफी ज्यादा लाभदायक होगी आप लोगों के लिए। मिलेंगे कल फिर से 2 नए क्वेश्चंस के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।